प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव एपी स्टडी पर। बिहार पुलिस नई भर्ती जो कि 22,000 प्लस पोस्ट आने वाली है, उसके लिए हम लोग न्यू प्रैक्टिस सेट जो कि प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया है, उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको हम 5 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर व्यास का एक सिक्का एफ फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के ध्रुव से 3.5 एफ यानी कि फोकस दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब का रैखिक आवर्धन और व्यास ज्ञात करना है, यानी प्रतिबिंब का आवर्धन और इसका व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला से निकलेगा ये, है ना। जैसे कि दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, यहाँ से देखिए पहले नंबर क्या पूछा आपसे, आवर्धन। आवर्धन बराबर होता क्या है कि होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या भी अगर निकल जाता है तो आवर्धन आपका निकल जाएगा ना। तो पहले हमको प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है, प्रतिबिंब की दूरी, वो निकालना है। ये कैसे निकलेगा, तो देखिए वस्तु की दूरी आपको दिया हुआ है ना, ये लिखा है ना कि एक अवतल दर्पण के ध्रुव से 3.5 एफ की दूरी पर रखा गया है ना। इतना की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, और एफ फोकस वाला है, फोकस आपको दे दिया है। ठीक है, तो निकालना कितना है, अपना को निकालना है आपका भी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा के निकाल लीजिएगा। तो निकलेगा कैसे, तो अवतल दर्पण में क्या होता है, ऋणात्मक होता है, फोकस दूरी जो होता है ऋणात्मक होता है ना। तो 1/-f लिखेंगे बराबर 1/v लिखेंगे, और प्लस में सूत्र क्या होता है 1/u होता है, यानी कि वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी भी इसमें क्या है, ऋणात्मक लेंगे, है ना, माइनस में लेंगे। तो -3.5 एफ दिया हुआ है वस्तु की दूरी, है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करिएगा, है ना। ये वाला 3.5 इधर आ जाएगा, प्लस में तो इसको कैलकुलेट करिएगा ना, तो भी बराबर आपका आ जाएगा माइनस में आएगा 1.4 एफ आएगा, है ना। इसको कैलकुलेट करिएगा, ये तो भीम का जोड़ है, आसानी से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो भी बराबर आएगा 1.4 एफ आएगा। अब क्या होगा, अब भी का मान आ गया 1.4। ठीक है, अब यहाँ पर एम निकालेंगे, यानी कि आवर्धन। आवर्धन बराबर क्या होता है, माइनस में प्रतिबिंब की दूरी या तो ऊंचाई, यानी कि माइनस होगा ये पहले। ठीक है, माइनस ये होगा, माइनस में पहले से है ये 1.45 एफ, है ना। अब बटा में वस्तु की क्या है 3.5 है ना, वस्तु की दूरी जो दिया हुआ है 3.5 एफ, है ना। तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, एफ से एफ कट गया, और 7 से 7 दूनी 14 और 7 × 5 = 35, है ना। 2/5 आ गया, यानी कि आवर्धन क्या आ गया, माइनस में 2/5। 2/5 कहाँ दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आ चुका है। ठीक है, ये आपका, अगर आप निकालना चाहते हैं व्यास, तो व्यास भी निकल जाएगा। व्यास का फॉर्मूला यहाँ पर होगा क्या मालूम, तो ये होता है आवर्धन बराबर ये होता है प्रतिबिंब का व्यास, यानी कि प्रतिबिंब का व्यास फॉर्मूला जो होता है, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब का व्यास मान के चलिए आई है, और होता है सिक्के का व्यास, यानी वस्तु का जो आकार है वो व्यास होता है नीचे, है ना। ये 10 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है ना, तो 10 यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, तो एम आपका कितना था, 2/5 था, है ना, और आई अब बटा में 10 है। ठीक है, 5 से 100 काटिए, 2 बार में 5 दूनी 10 और 2 दूनी इधर 4 गुना हो जाएगा। तो आई बराबर जो है, यानी कि आपको आई क्या है, प्रतिबिंब का व्यास जो है वो आपका आई है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, है ना, कि आवर्धन बराबर प्रतिबिंब का व्यास बटे ये जो वस्तु का जो दिया हुआ व्यास रहता है, तो ना। आई बराबर 2 दूनी 4 निकल गया, तो 4 यहाँ पर देखिए है ना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। तो 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है। मेन चीज़ें क्या कि जो दर्पण का सूत्र होता है ना, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, और ध्यान रखना अवतल दर्पण में क्या होता है, फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक है, एक ये फॉर्मूला हो गया। आवर्धन बराबर क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, पहले क्या होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है। आंसर यहाँ क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी मापने की इकाई है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है ना। खगोलीय दूरी, ये सब जो बड़े डिस्टेंस है, ये किससे, तो ये प्रकाश वर्ष से मापा जाता है ना। प्रकाश वर्ष अगर क्या है, ये दूरी मापने का है ना। अच्छा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पूछे तो आंसर क्या लगाइएगा, पारसेक, है ना। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक है। ठीक है, एक पारसेक बराबर कितना होता है मालूम, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है ना, लाइट ईयर। ये है ना, कितना होता है 3.26 लाइट ईयर होता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है मालूम, ये होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, है ना। याद रखना है, मीटर में रहेगा तो 10 के पावर यहाँ पर 15 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर किलोमीटर में 10 के पावर 12 किलोमीटर होगा।
तो ये याद रखना, एक प्रकाश वर्ष बराबर डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है, ठीक है। चलिए बाकी चीज़ें आपको मालूम ही होगा। दूरी का अगर पूछे एसआई मात्रक अगर पूछ दे तो वो क्या होता है, मीटर होता है ना। दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए दो कथन और कारण दिया हुआ है ना। पहला क्या है कथन में कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पीछे देखने वाले दर्पण यानी कि रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। बिल्कुल सही है ना। साइड मिरर में किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण सदैव आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है जिससे दृष्टि क्षेत्र बढ़ जाता है। ये भी सही है ना, यही इसका व्याख्या भी कर रहा है, स्पष्टीकरण भी है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। उत्तल दर्पण याद रखना हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जैसे कि आप देखते होंगे, आप कार से जा रहे हैं, पीछे से आपका ट्रक आता है, ट्रक कितने साइड मिरर में देखेंगे सबसे वो क्या आता है, ट्रक सब छोटा प्रतिबिंब बनता है ना। और अगर पूछे कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सही उत्तर से मिलाएं। तो यहाँ पर क्या, भौतिक राशियाँ और मात्रक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर है ना, 1 का 2 होगा है ना। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा, एम्पियर होगा, 1 का 2। अब 1 का 2 जहाँ पर नहीं है उसको कट कीजिए पहले, ठीक है। उसके बाद प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है ना, यानी कि बी का 1 होगा। अब बी का देखिए बच्चे ऑप्शन में कौन सा है, इसमें है ना, तो आंसर आपका आ गया। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। और कार्य और ऊर्जा ये दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, हर्ष होता है, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या मालूम है आप लोगों को, है ना, कमेंट करके बताइएगा। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, चलिए आप लोग बताइए। प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो या ओम, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा। नेक्स्ट क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, चलिए इसका आंसर बताइए। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक पूछे तो क्या लगाइएगा, ओम मीटर है ना, ध्यान रखना है। प्रतिरोध का ओम होता है, प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेकिंग सोडा या तो आप इसको बोलते हैं क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, खाने वाला सोडा बोलते हैं। और इसी तरह एक और आता है सोडियम कार्बोनेट होता है, वॉशिंग सोडा जिसको बोलते हैं, है ना, वॉशिंग सोडा या धोबन सोडा। ये सब का फॉर्मूला और रासायनिक नाम क्या है, ये सब पूछा जाता है, ध्यान रखना है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा NaHCO3 है ना, NaHCO3 ये बेकिंग सोडा है। इसी को क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा है ना। और इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं ना। इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है ना। तो ये हो गया बेकिंग सोडा। और वॉशिंग सोडा यानी कि धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 10H2O होता है। क्या होता है, Na2CO3 10H2O होता है। ये क्या होता है, धोवन सोडा होता है, धोवन सोडा का सूत्र होता है। और इसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोला जाता है इसको, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना आपको। ये क्या है, तो साधारण नमक का ये सूत्र है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा, फ्लोरीन है ना, याद रखना है। सबसे अधिक यानी सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। फ्लोरीन का आपको अगर पूछा जाए फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितनी होती है मालूम, फ्लोरीन का प्रतीक होता है F। इसकी परमाणु संख्या कितना है, तो 9 है, ठीक है। और ये हेलोजन समूह का है ये तत्व, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए रही बात क्या मालूम, यहाँ पर क्या लिखा है, आधुनिक आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी सबसे पहले किसने दिया था, तो मेंडलीफ ने दिया था, याद रखना है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था, हेनरी मोसले ने दिया था। किसने दिया था, हेनरी मोसले ने दिया था, ठीक है। हेनरी मोसले ने दिया था आधुनिक आवर्त सारणी, हेनरी मोसले ने दिया था, ठीक है। अच्छा, ये आवर्त सारणी जो है ये किस पर आधारित है, तो आवर्त सारणी जो है कौन सा, मेंडलीफ वाला है ना। पहले वाला जो है वो है परमाणु द्रव्यमान के फलन यानी परमाणु भार पर आधारित है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु क्रमांक पर आधारित है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मई 2026 में खबरों में रहा माउंट डुकोनो ज्वालामुखी जिसमें हुए भीषण विस्फोट के कारण कई पर्वतारोहियों की जान चली गई, किस देश में स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा, यह है इंडोनेशिया में है ना, याद रखना। माउंट डुकोनो जो है ये कहाँ है, इंडोनेशिया, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ अगर पूछे तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता हो जाएगा। और इसके मुद्रा का नाम क्या है, नूसंतारा है ना, याद रखना है। नूसंतारा इंडोनेशिया की मुद्रा का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8,
7 मई 2026 को भारत और किस देश के बीच रक्षा नीति वार्ता का 10वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर क्या लगाइएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, है ना। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 7 मई 2026 को भारत और किस देश के बीच रक्षा नीति वार्ता का 10वां संस्करण, रक्षा नीति वार्ता का 10वां संस्करण नई दिल्ली में हुआ था? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मालूम है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है, और मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका है 9 में कि विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस 2026 यानी कि वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनना है। 2 स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले क्या है, यह दिवस हर साल 8 मई को इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनेंट के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये बिल्कुल सही है। फिर क्या, पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस 1984 में मनाया गया? ये गलत है। पहला आधिकारिक रेड क्रॉस दिवस जो है ये मनाया गया था 1948 में मनाया गया था ना। तो ये वाला गलत है, केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है ना। अच्छा, रेड क्रॉस का मुख्यालय क्या मालूम है? जेनेवा है ना। WTO हो गया, WHO हो गया, है ना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हो गया, ये सभी का मुख्यालय कहाँ? जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 435 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है? तो यहाँ पर साफ दिख रहा है 441 क्या होता है? पूर्ण वर्ग होता है ना। 21 का वर्ग है, तो 441 लाने के लिए क्या 6 जोड़ना पड़ेगा ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक पाइप एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। एक जगह रिसाव होने के कारण टंकी भरने में 2.2/3 का समय लग जाता है। यह रिसाव टंकी के पानी को कितने समय में खाली कर देगा? इस टाइप के जब भी प्रश्न है कि एक पाइप जो है एक टंकी को मान के चलिए 2 घंटा में भर सकता है, एक जगह रिसाव होने के कारण टंकी भरने में इतना समय लगता है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा लगता है ना, या तो कम लगता है ना, तो ज़्यादा लगेगा। तो यह रिसाव जो है टंकी को कितने समय में खाली कर देगा? तो इसमें करना क्या, ये दोनों को गुना कर दिया, इसको मानिए ए, इसको मानिए बी, यानी कि AB गुना करिए क्या AB, है ना, यानी कि 2 और गुना करेंगे 2 3 6 और 2 8/3 है ना। AB अब बटा में दोनों का अंतर है ना, A माइनस B का अंतर, तो दोनों में अंतर कितना है? ये 2 घंटा है और ये 2 पूर्णांक ही है, तो अंतर कितना? 2/3 अंतर है ना। तो बटा में अंतर कर दीजिए, इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा 8 दूनी क्या है ये 16, 16/3, ठीक है। और बटा में क्या है 2/3, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। इसको कट करिए, 3 से 3 कट गया और 2 से 1 है 2 8 16 है ना। तो 8 बार में कटा, यानी 8 घंटा करेक्ट आंसर है, ठीक है। कैसे बनाना है समझ गए ना, काफ़ी आसान है। इस टाइप के जब भी प्रश्न आएगा रिसाव के कारण कितने समय लगेगा, तो इसको A और B मानिए, यानी कि ये दोनों का गुना ऊपर में लिखते हैं, आप बटे में दोनों का अंतर लिखते हैं, आंसर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट वाला जो है सेवानिवृत्ति आयु कितना 65 वर्ष है ना, जबकि हाई कोर्ट का पूछे तो 62 वर्ष आंसर हो जाएगा था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। रही बात क्या, सुप्रीम कोर्ट आया है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था, यानी अस्तित्व में कब आया था? तो पिछले वीडियो में आपको एक जगह क्वेश्चन आया था, तो वो कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 की बात है ना। सुप्रीम कोर्ट की अनुच्छेद में मालूम है ना, तो याद रखना है। हाई कोर्ट अगर पूछे कितना है, अनुच्छेद 214 में 2 1 4, इसी को जब सीधा कर देते हैं 1 to 4, तो ये सुप्रीम कोर्ट हो जाता है ना। सुप्रीम कोर्ट किस में होगा? 1 to 4 में हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना, आसानी से याद रहेगा। रही बात क्या, हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, तो आपको मालूम होना चाहिए रिट 5 प्रकार का होता है, दोनों जारी करता है, हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। सुप्रीम कोर्ट का अगर बात करेंगे, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 53 में मुख्य न्यायाधीश करंट अफेयर में याद रखना है कौन है? जस्टिस सूर्यकांत है। कौन है? सूर्यकांत है, याद रखना है ना। अच्छा, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे सुप्रीम कोर्ट का मालूम होगा, तो वो था हरिलाल जे कानिया थे। कौन थे? हरिलाल जे कानिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संस्कृत वाक्यांश सत्यमेव जयते देश से लिया गया है, तो किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम इस वर्ष पारित किया गया था, कब पारित हुआ था? तो भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम ये पारित हुआ था कब? ये 1905 में पारित हुआ था ना, याद रखना 1905। देखिए ईस्वी वाला जब भी प्रश्न है तो हम आपको ये सलाह देते हैं कि उस ईस्वी में और भी घटना कोई हुआ है तो ना, तो उससे रिलेटेड जितने भी आपको याद है महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी चीज़ें रिवीजन कीजिए, ठीक है। जैसे 1905 में क्या हुआ था,
उससे क्या होगा मालूम, ईस्वी वाला प्रश्न बहुत सारा आता है, ठीक है, तो कन्फ्यूजन भी हो जाता है। तो अगर इस तरह से करेंगे ना कि जैसे 1905 अभी आया, तो इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है महत्वपूर्ण उसको रिवीजन करेंगे, तो वो ये भी याद रहेगा, वो भी याद रहेगा, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा ना। तो भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1905 में, है ना। बंगाल विभाजन कब हुआ था याद है? तो वो भी कब हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था ना। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था ना, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। स्वदेशी आंदोलन पूछे तो कब हुआ? 1905 में हुआ था। फिर आपसे पूछे क्या बंग भंग आंदोलन, तो वही चीज़ें हैं, तो वो भी 1905 में हो जाएगा ना। तो 3-4 चीज़ें आपको समझ में आ गया। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1905 में। बंगाल विभाजन 1905 में, कर्जन के समय हुआ था। स्वदेशी आंदोलन पूछे 1905, बंग भंग आंदोलन पूछे तो 1905 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखना है। यहीं पर अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो 1904 में क्या हुआ था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था 1904 में, है ना। अभिनव भारत की स्थापना हुआ था 1904 में, जो कि बी.डी. सावरकर ने किया था। नेक्स्ट है, किस विश्व विरासत स्थल में ली कॉबूर्जिए के वास्तुशिल्प स्थित है? तो सिंपल है, चंडीगढ़ का डिजाइन किसने किया था? तो ली कॉबूर्जिए ने ही किया था ना, ली कॉबूर्जियर ने ही किया था चंडीगढ़ का डिजाइन। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है। तीरंदाजी निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो तीरंदाजी जो है भूटान का राष्ट्रीय खेल है ना। भूटान का राजधानी और मुद्रा हमेशा याद रखना, एग्जाम में रिपीट होता है, याद रखना, बिहार के एग्जाम में खास करके पूछा जाता है। तो भूटान की राजधानी क्या मालूम है ना? तो भूटान की राजधानी पूछे तो क्या हो जाएगा? थिम्पू। भूटान की मुद्रा का नाम क्या है मालूम? तो वो है नगुलट्रम, है ना। भूटान की मुद्रा का नाम क्या है? नगुलट्रम, है ना, नगुलट्रम। नेक्स्ट है कि नीति आयोग के नीति का पूरा नाम क्या है? नीति का फुल फॉर्म क्या है ना? NITI, इसका फुल फॉर्म पूछा है ना। तो इसका आंसर क्या होगा मालूम? इसका आंसर है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखना है, यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट भी कहीं दिया हुआ रहेगा ना, लेकिन यहाँ ध्यान रखना नेशनल इंस्टीट्यूशन होगा, है ना। अब फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नीति आयोग का पहले नाम क्या था मालूम? नीति आयोग किसकी जगह पर आया? तो योजना आयोग की जगह पर आया ना। योजना आयोग का स्थापना 1950 में हुआ था, लेकिन नीति आयोग जो है इसकी स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया है ना। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुआ था, याद रखना है। नीति आयोग के 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना है ना। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है और CEO कौन है, याद रखना है ना। करंट अफेयर में तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में कौन हो जाएगा? नरेंद्र मोदी जी हो जाएगा। उपाध्यक्ष पूछे तभी कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष है अशोक कुमार लाहिड़ी। कौन है? याद रखना, उपाध्यक्ष पूछेगा तो अशोक कुमार लाहिड़ी। और CEO कौन है? तो निधि छिब्बर, है ना। नीति आयोग का वर्तमान CEO कौन है? तो निधि छिब्बर, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है? तो भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है, याद रखना है, राष्ट्रपति करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति का पद जो है किस अनुच्छेद में मालूम है? राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रपति का पद है अनुच्छेद 52 में, है ना। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है अनुच्छेद 72 में। राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 76 के तहत, है ना। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जो सलाह लेता है उससे पहले याद रखिए क्या, राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 में। सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है अनुच्छेद 143 में। और CAG की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 148 के तहत, है ना। ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता है और एक डैश थी, तो ये क्या थे? कांस्य युगीन सभ्यता थी ना। कांस्य युगीन सभ्यता करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि 100 रुपये का सिक्का RSS के 100 वर्ष पूर्ण होने पर जारी किया गया था, तो ये वाला बात यहाँ पर सही है ना। और भारतीय मुद्रा पर भारत माता प्रथम बार दर्शाई गई और उपर्युक्त वक्तव्यों के प्रकाश में नीचे दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर कौन सा है? दोनों सही है, अलग अलग सही है ना, व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21। इसमें क्या है? इट शुड हैव बीन यू, है ना। इट शुड हैव बीन यू पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखा है एंड्रिया मारा। कौन लिखा है? एंड्रिया मारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको गद्यांश से प्रश्न दिया हुआ है ना। तो गद्यांश वाला क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है। इसको बनाने का तरीका आपको ध्यान रखना है ताकि आपको आसानी से बने। तो कि गद्यांश जब भी आएगा, है ना, देखिए 22 से 24 तक ले प्रश्न दिया हुआ है ना, 3-4 प्रश्न दिया जाता है। तो गद्यांश से पहले क्या करना मालूम? ये गद्यांश पढ़ने से पहले आपको प्रश्न ही पढ़ लेना है। 22 से 24 तक है ना, इसका क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। तो क्वेश्चन इससे क्या होगा मालूम? जब गद्यांश पढ़ेंगे तो सब आंसर अपने आप दिमाग में आते जाएगा। देखो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा? गद्यांश के अनुसार धरती का आभूषण किसे कहा गया है, ठीक है।
चलिए पहला क्वेश्चन ये आपको ध्यान रखना है, जब गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर नोटिस करना है कि धरती का आभूषण किसे कहा गया है। फिर क्या, पर्यावरण संतुलन बिगड़ने और ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है। पर्यावरण संतुलन बिगड़ने और ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है। फिर क्वेश्चन क्या है, भविष्य में मानव जीवन को खतरे से बचाने के लिए क्या आवश्यक है ना। तो मानव जीवन को खतरे से बचाने के लिए क्या आवश्यक है। चलिए अब देखते हैं इसको का ध्यान से। प्रकृति में हमें, है ना, इसको वीडियो पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं ना, पढ़ लीजिएगा। प्रकृति में ने हमें जल, वायु, वनस्पति जैसी अमूल्य निधियाँ दी है। वृक्ष धरती के आभूषण है। देखिए ये क्वेश्चन आया था ना कि धरती के आभूषण किसे कहा गया है, तो वृक्ष, यहाँ लिखा है वृक्ष धरती के आभूषण है। इसका आंसर आ गया आपका, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वृक्ष जो है धरती के आभूषण है। फिर आगे पढ़िए कि जो न केवल प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ाते हैं बल्कि पर्यावरण का संतुलन भी बनाए रखते हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से आज ग्लोबल वार्मिंग जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग जैसी गंभीर समस्या वाला क्वेश्चन था, तो किसके कारण है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण है ना, ये क्वेश्चन था। देखिए ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है, तो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। देखिए कि यदि हमने समय रहते वनों का संरक्षण नहीं किया तो भविष्य में मानव जीवन खतरे में पड़ जाएगा। तो देखिए मानव जीवन खतरे में पड़ जाएगा, क्यों पड़ जाएगा, तो ये वाला क्वेश्चन पूछा था। तो क्या, यदि हमने समय रहते वनों का संरक्षण नहीं किया तो, है ना। तो अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन यही था कि भविष्य में मानव जीवन को खतरे से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वनों का संरक्षण करना पड़ेगा ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इस तरह से सटीक आंसर सब आ जाता है, कब एक भी गलत नहीं होगा, 100% आपका सभी सही होगा, है ना। नेक्स्ट क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मुहावरा है और अर्थ है। आसमान सिर पर उठाना, इसका मतलब क्या होगा कि आसमान सिर पर उठाना यानी कि बहुत शोर करना, है ना। 1 का 2, अब 1 का 2 कहाँ पर है, देखिए एक जगह यहाँ पर है 1 का 2 और कहीं नहीं है ना। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ चुका है ना। एग्जाम में ध्यान रखना है, इसी तरह आंसर मार के निकल जाना है, ठीक है। सभी जरूरी मिलाने की जरूरत है नहीं, 100% आपका करेक्ट आंसर आ चुका है ना। यहाँ पर जानकारी के लिए सभी चीज़ें देख लेते हैं। आसमान सिर पर उठाना यानी कि बहुत शोर करना, आँखें खुलना यानी वास्तविकता का बोध होना, कान भरना का मतलब क्या हो जाएगा, चुगली करना, है ना, और घी के दिए जलाना यानी कि खुशियाँ मनाना। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन है और कारण है। प्रकृति में कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक का निर्माण करता है, ये बात सही है ना। सबसे ज़्यादा यौगिक का निर्माण कौन करता है, कार्बन ही करता है ना। तो ये वाला यहाँ स्टेटमेंट सही है। फिर क्या है, कार्बन में श्रृंखलन का ओ द्वितीय गुण पाया जाता है, ये बात भी सही है और सही इसका स्पष्टीकरण भी है। आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही है और इसका सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। प्राकृतिक स्रोत और उपस्थित अम्ल, सिरका किस में पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है ना। 1 का 3 होगा, 1 का 3 होगा यानी कि ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। फिर बी का नींबू कौन सा अम्ल पाया जाएगा, सिट्रिक अम्ल, है ना। नींबू में या खट्टे फलों में क्या है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, बी का 4। अब देखिए बी का 4 कहाँ पर है, एक ही ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आ गया, ठीक है। फिर टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, पालक में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है ना। और कपड़े में स्याही के दाग लग जाता है, उसको मिटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का ही प्रयोग किया जाता है। खट्टा दूध में, है ना, या तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये लैक्टिक एसिड पाया जाता है ना। तो इस तरह से आंसर आपका ए आ चुका है। नेक्स्ट क्या है, कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना। आंसर क्या होगा यहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो ऑप्शन में दिया हुआ है ना, राइबोसोम, गोल्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सभी अति महत्वपूर्ण कतई जहर प्रश्न है। सभी के बारे में एक एक प्रश्न आपको हम यहाँ बता देते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए कोशिका का पावर हाउस हो गया, कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है ये पूछे, या तो प्रोटीन का कारखाना पूछे तो आंसर क्या लगाइएगा, राइबोसोम, ठीक है। और यहाँ पर एक है लाइसोसोम, ये क्या है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, आत्मघाती थैली, आत्महत्या की थैली कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। याद रखना है, ऐसे याद रहेगा आपको। देखिए चीज़ें क्या है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो तो ऐसे याद रखना है। आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को। आत्महत्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सुसाइड है। तो 200 आ रहा है ना, तो 200 आ रहा है, सुसाइड इसमें देखिए 200 आ रहा है, लाइसोसोम, है ना, लाइसोसोम। तो इससे आपको आसानी से याद रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। सुसाइड बोलेगा, है ना, आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइड यानी 200 आएगा, यानी कि इसमें भी आएगा लाइसोसोम, ठीक है। ये हो गया। अब ये लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है मालूम, इसका निर्माण होता है यहाँ गोल्जी उपकरण में ही होता है ना, गोल्जी बॉडी में ही होता है, लाइसोसोम का निर्माण होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब रही बात क्या, एक चीज़ है कि सभी का आविष्कार किसने किया, मतलब सभी की खोज किसने किया था, ये पूछा जाएगा आपसे, ध्यान रखना है। तो सीरियल से आपको बता देते हैं, है ना। राइबोसोम की खोज किसने किया था, जॉर्ज पेलेड ने किया था ना, पेलेड
जॉर्ज पेलेड ने राइबोसोम की खोज किया था। गोल्जी काय की खोज किया था? गोल्जी, कैमिलो गोल्जी, इसका नाम इसी के नाम पे ही इसका नाम रखा गया है गोल्जी का। कैमिलो गोल्जी ने खोज किया था इसका, है ना, कैमिलो गोल्जी। ठीक है। फिर क्या माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्बर्ट बॉन कोलिकर, है ना, अल्बर्ट बॉन कोलिकर, है ना, याद रखते हैं, कोलिकर इसका खोज किया था माइटोकॉन्ड्रिया का। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? देखिए इसका एक विशेष आपको याद करवाते हैं, दोनों चीज़ें याद रहेगा ना, जैसे कि लाइसोसोम आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड 200 आया था, इसका खोज किसने किया था? डी दुबे। इसमें भी देखिए वर्ड जो है, लेटर जो है रिपीट होगा, है ना, डी डी, है ना, डी दुबे, डी दुबे। ठीक है, डी डी इसमें रिपीट हो रहा है, सो रिपीट होगा इसमें। लाइसोसोम सुसाइड आत्महत्या की थैली, उसमें सो 2 बार रिपीट होगा। ठीक है, इसका खोज किसने किया था? डी दुबे, तो डी डी रिपीट होगा, ध्यान रखना है। तो इस तरह से रिलेट हो जाएगा, आपको तीन चीज़ें याद रहेगा। ठीक है, फिर समझिए राइबोसोम की खोज जॉर्ज पेलेड, गोल्जी का कैमिलो गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया का अल्बर्ट बोन कोलिकर, लाइसोसोम का, है ना, जिसको आत्महत्या की थैली बोलते हैं, डी दुबे ने किया था इसका खोज। ठीक है, ये सभी बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस विटामिन की कमी के कारण अस्कर्वी रोग होता है? तो किस विटामिन की कमी कारण होता है? विटामिन सी के कमी के कारण अस्कर्वी रोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। रही बात क्या, विटामिन के बारे में आपको सारा डिटेल में आपको हम बताते हैं। ठीक है, विटामिन की खोज कब और किसने किया था मालूम? 1912 में विटामिन की खोज किया था। किसने? कासिमिर फंक ने किया था ना, कासिमिर फंक ने किया था, याद रखना है। ठीक है, विटामिन का सभी का रासायनिक नाम पूछा जाता है, और किसके कमी के कारण कौन सा रोग होता है ये पूछा जाता है। तो सभी विटामिन का मुख्य विटामिन जो है याद रखना है। देखिए विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, है ना, इसका रासायनिक नाम याद सभी का याद रखना है। कैसे याद रहेगा? देखिए ये क्या है? रेटिनॉल, ये क्या है? थायमिन, ये क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, ये क्या है? कैल्सीफेरोल, है ना। डी का है वैज्ञानिक का नाम जो है, रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। ई का क्या है? टोकोफेरोल। और के का क्या? फिलोक्विनिन है। ठीक है, याद हमेशा के लिए कैसे रहेगा? तो एक लाइन याद रखिएगा, रथ पर एक टॉफी, है ना, पर साइलेंट रहेगा ना, तो रथ एक टॉफी, रथ से हो गया ए बी, है ना, क्या? रेटिनॉल और थायमिन। एक से क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड और कैल्सीफेरोल, है ना। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्सीफेरोल। लास्ट में क्या है? टॉफी, यानी कि ई और के का लास्ट का जो है इसका रासायनिक नाम टोकोफेरोल और फिलोक्विनिन, है ना। मान के चलिए एग्जाम में पास पूछ दिया आपसे कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो आंसर क्या लगेगा? तुरंत दिमाग में आएगा रथ एक टॉफी, यानी कि लास्ट में ई और के का है टॉफी, यानी कि ई का पूछा था तो टोकोफेरोल हो जाएगा, लास्ट वाला अगर पूछे के का तो फिलोक्विनिन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया रासायनिक नाम सबका। ठीक है, फिर समझिए रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरोल, टोकोफेरोल और फिलोक्विनिन होगा, है ना। अब रही बात क्या, किस विटामिन के कारण क्या कौन सी बीमारी होती है, जैसे ना पूछा था किस विटामिन की कमी के कारण अस्कर्वी रोग होता है। देखिए तो रतौंधी जो रोग होता है विटामिन ए के कमी के कारण होता है ना, विटामिन ए के कमी के कारण कौन सा? रतौंधी रोग होता है। बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी के कमी के कारण। अस्कर्वी रोग होता है विटामिन सी के कमी के कारण। रिकेट्स रोग होता है या सूखा रोग विटामिन डी के कमी के कारण होता है। जनन शक्ति में कमी होता है किसमें? तो विटामिन ई के कमी के कारण होता है। और रक्त का थक्का नहीं बनता है किस कारण? विटामिन के कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है ना। और घाव भरने वाला विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन सी को ही घाव भरने वाला विटामिन कहा जाता है। सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है, याद रखना है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। विटामिन ए, मानव शरीर में कौन सा विटामिन संग्रहित रहता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए भी रहता है ना, जो कि यकृत में विटामिन ए संग्रहित रहता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पौधों में जाइलम उत्तक मुख्य रूप से जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल सही है, हमेशा आपको याद करवाते हैं। जल जाइलम, जल का वहन कौन करेगा? जाइलम, जल जाइलम। अब फूड फ्लोएम, फूड फ्लोएम, है ना, भोजन का करेगा फ्लोएम, है ना, भोजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फूड। तो फूड का कौन करेगा? फ्लोएम करता है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या है यहाँ पर अलग अलग दोनों सही है ना। आंसर क्या होगा? स्पष्टीकरण नहीं है, दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है ना। ध्यान रखना है, ये जो जाइलम है और फ्लोएम ये दोनों क्या है? जटिल उत्तक है ना, ये क्या? जटिल उत्तक है। जबकि एगो होता क्या? प्रेंकामा, स्क्लेरेंकामा और कोलेंकामा, ये क्या? सरल उत्तक है। ध्यान रखना है, प्रेंकामा जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का भंडारण करता है, कोलेंकामा जो पौधों में लचीलापन प्रदान करता है, स्क्लेरेंकामा जो पौधों में मजबूती और कठोरता प्रदान करता है। स्क्लेरेंकामा उत्तक में ही मृत कोशिकाएं पाई जाती है। नारियल का छिलका जो है स्क्लेरेंकामा उत्तक का बना होता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित को सुमेलित करें। देखिए मलेरिया रोग जो होता है ये किसके कारण होता है? तो ये होता है, देखिए आपको याद करवाए थे, मानो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग आपको याद करवाए थे ना, 5 अति महत्वपूर्ण रोग कसम पापा की, है ना, कसम पापा की। प्रोटोजोआ से रोग होने वाला है, ये क्या है? कसम से हो गया, कालाजार, सोने की बीमारी, मलेरिया,
पापा से पारिया और पेचिस, ये सभी रोग क्या है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो देखिए कसम पापा से यानी मलेरिया जो है ये क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ हो जाएगा ना, 1 का 3। अब 1 का 3 यहाँ पर है, अब 1 का 3 देखिए कहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है ना। अब रही बात टीबी, टीबी मालूम है ना बैक्टीरिया के कारण होता है, तो बी का 1 हो गया। अब बी का 1 देखिए, 1 का 3 और बी का 1, एक ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पर है ना, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो गया, ठीक है। और बाकी चीज़ें मिला लीजिए है ना, एड्स हो जाएगा वायरस के कारण, और दाद हो जाएगा कबक के कारण, है ना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, प्रोजेक्ट नारी शक्ति जिसे 8 मई को विस्तार दिया गया किस क्षेत्र से संबंधित है। प्रोजेक्ट नारी शक्ति ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ग्रामीण महिला उद्यमिता और ड्रोन प्रशिक्षण करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन हब योजना के तहत किस शहर को पहला हब घोषित किया गया है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन हब योजना के तहत किस शहर को पहला हब घोषित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा ये कोच्चि, है ना, केरल में है ये कोच्चि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 34 में कि मई 2026 में नीति आयोग द्वारा बियॉन्ड 2026 ए रोड मैप फॉर रेजिलिएंट एग्रीकल्चर विजन डॉक्यूमेंट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जलवायु अनुकूल फसलों को बढ़ावा देना और कृषि में नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एक्स 94 प्रश्न का उत्तर देता है ना, टोटल 94 प्रश्न का ये उत्तर देता है, उसे 141 अंक मिलते हैं यदि प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक दिया जाता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है। तो एक्स द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या क्या है ना, गलत उत्तर के बारे में पूछा था, कितने गलत उत्तर दिया, देखिए टोटल 94 प्रश्न सही करता है टोटल, और उसके बाद क्या है 141 अंक मिलता है। तो मान के चलिए कि गलत उसने एक्स है ना, एक्स जो है प्रश्न को वो गलत किया है, ठीक है, तो सही कितना किया 94 माइनस एक्स, और सही के लिए कितना मिलता है 4 अंक, गुना 4 कर दीजिए। अब ये हो गया आपका टोटल, इसको मार्क्स मिल गया, लेकिन इसमें घटेगा क्या, जितना गलत किया है, तो एक्स गलत किया है तो एक्स, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटेगा, है ना, तो यानी एक्स गुना 1 करेंगे तो एक्स ही आएगा, ये इसको माइनस होगा, ये अंक माइनस होगा ना, और ये घट के टोटल आया कितना 141 आया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 एक्स इधर होगा और 4 से इसमें गुना होगा, 4 चौक 16 और 4 नंबर 36 1 37 है ना, अब माइनस 4 एक्स फिर माइनस एक्स बराबर 141। तो इसमें क्या होगा 4 एक्स और 1 एक्स, ये क्या हो जाएगा 5 एक्स माइनस में, तो इधर कर दीजिए राइट साइड, अरे 141 इधर घटा दीजिए, तो क्या होगा 5 एक्स बराबर 141 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा 5 और 7 में से 4 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, है ना, कितना है 235, इसको काटिए 5 चौक 20 और 5 सत्ती 35, है ना, 47 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 47, आपका ए सही हो गया। नेक्स्ट है कितने समय में 4400 ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 4576 रुपये हो जाएंगे, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है ना, अर्धवार्षिक संयोजित है, अर्धवार्षिक संयोजित रहता है तो उसमें क्या करते हैं, रेट में 2 से भागा देते हैं, समय में 2 से गुना करते हैं, यानी कि समय में 2 से गुना करते हैं, ठीक है, तो रेट में 2 से भागा देते हैं, तो इसको ऐसे कर दीजिए 4400 रुपये था और रेट में 2 से भागा दे दिया, यानी कि 4%, 4% क्या होगा, तो 4% का होगा 4 गुना बटे में 25 आएगा, है ना, 25 से 26 है ना, तो 26 बटा 25 का पावर n बराबर में कितना आ गया, मान के चलिए n है, इतना n वर्षों में हो जाती है, तो 45 76 है ना। अब इसको इधर कर दीजिए 4400 का, है ना, 4400 के इधर करिए, कट के जब करिएगा तो पहले आप काटिए कितना समझ लो, 4 से पहले कट जा रहा है ना, 4 से काटेंगे तो ये आएगा 4 कहीं 4, फिर 4 कहीं 4 और 4 चौक 16 और फिर 4 चौक 16, ठीक है, फिर ये 4 से काटेंगे तो 1100 से कटेगा ये, फिर देखिए 11 से ऊपर दोनों कट रहा है ना, तो 11 कहीं है 11 और 11 चौक 44 है ना, 11 से 100 बार में कटेगा ये। अब देखिए ऊपर आया 104 नीचे आया 100, यानी कि ये 4 से फिर काटेंगे तो ये ऊपर में 26 और नीचे आ जाएगा 25, है ना, 26 बटे 25। अब देखिए 26 बटे 25 यहाँ भी दिया हुआ है ना, 26 बटे पावर में क्या होगा 1 होगा, है ना, क्योंकि दोनों 26 बटे 25 है, तो पावर में 1 होगा, पावर में 1 होगा यानी कि 1 वर्ष हुआ ये, ठीक है। अब 1 वर्ष हुआ, n का मान निकला, लेकिन क्या चक्रवृद्धि ब्याज क्या अर्धवार्षिक है वो, है ना, तो वो क्या हुआ
आपको बताए थे ना कि 2 से इसमें भागा देते हैं और 2 से उसमें गुना करते हैं, तो यानी 2 से उसमें गुना हो चुका है ना, 2 एक निकला जो 2 से गुना हुआ है, तो अर्धवार्षिक यानी कि 6 माह हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा, 6 माह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, मुद्राओं के बारे में सही विकल्प है। तो मुद्राओं के बारे में सही विकल्प है कौन सा, तो इसको देखिए, कुवैती दिनार मजबूत मुद्रा है, ये कहना चाह रहा है कि कुवैती दिनार मजबूत मुद्रा है, ये बात सही है। फिर क्या, ब्रिटेन में यूरो प्रयुक्त होता है, ये गलत है। ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है, यूरो नहीं है ना, पाउंड स्टर्लिंग है। GBP जिब्राल्टर पाउंड का कोड है, ये भी गलत है, क्योंकि GBP है ना, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का आधिकारिक ISO कोड है। किसका है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का है, जिब्राल्टर का नहीं है, तो ये भी गलत है। स्विस फ्रैंक का कोड CHF है, ये वाला सही है ना। अच्छा, जिब्राल्टर का क्या मालूम, जिब्राल्टर पाउंड का कोड जो है GIP है, वो क्या है, GIP है ना, तो यानी कि दूसरा और तीसरा यहाँ पर गलत है। स्विस फ्रैंक का बोला कोड CHF है, ये वाला सही है। 1 और 4 यहाँ पर सही है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 37 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी है और उसका उद्गम है। महानंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका उद्गम स्थल है पश्चिम बंगाल, है ना, 1 का डी। अब 1 का डी देखिए कहाँ पर है, और जहाँ नहीं है उसको कट करिए, ये नहीं है, ये नहीं है ना। महानंदा का हो गया पश्चिम बंगाल। फिर देखिए बागमती, बागमती का उद्गम स्थल जो है ये है शिवपुरी श्रेणी, नेपाल से निकलती है ना, शिवपुरी श्रेणी नेपाल से निकलती है, यानी 2 का ए है ना, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और फिर कमला नदी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा महाभारत श्रेणी नेपाल से, और घाघरा हो जाएगा तिब्बत का पठार से, है ना, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो सतपुड़ा पश्चिम से पूर्व में पूर्व को फैली है, ये बात सही है, पश्चिम से पूर्व को ये फैली है, ठीक है। फिर क्या, भारत के मध्य भाग में सतपुड़ा को महादेव श्रेणियों के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। और सतपुड़ा प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा है, ये भी सही है। सतपुड़ा श्रेणी विंध्य श्रेणियों से लंबी है, ये गलत है, सतपुड़ा श्रेणी जो है विंध्य श्रेणी से छोटी है ना, तो चौथा गलत है। पूछा कथन कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा का विचार करते हुए निम्न में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र भिन्न है। कर्क रेखा का विचार करते हुए, इसका मतलब क्या हुआ कि कर्क रेखा जिस राज्य से होकर गुजरती है उस राज्य में लौह इस्पात संयंत्र होना चाहिए, है ना। तो कर्क रेखा कितने 8 राज्यों से होकर गुजरती है मालूम है ना, मित्र पर गमछा झार, है ना, मित्र पर गमछा झार, है ना। तो देखिए ये कर्क रेखा का विचार करते हुए लौह इस्पात संयंत्र देखते हैं, जैसे राउरकेला, राउरकेला कहाँ, उड़ीसा में, तो देखिए ये कर्क रेखा गुजरती है उड़ीसा से, क्या नहीं गुजरती है ना, तो ये भिन्न हो जाएगा, यही आंसर होगा इसका, है ना, आंसर ये होगा। बाकी देखिए बोकारो और जमशेदपुर ये दोनों कहाँ, झारखंड में, देखिए झारखंड से गुजरती है, कहाँ, ये झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है। भिलाई कहाँ पर है, तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है ये छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ से गुजरती है। देखिए मित्र पर गमछा में कौन कौन सा राज्य है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और गुजरात। गमछा से क्या हो, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झार से हो जाएगा झारखंड, है ना, तो ये सब क्या है, गुजरती है, ये वाला नहीं था, ठीक है। अच्छा, रही बात क्या, बोकारो और जमशेदपुर बता दिया आपको, राउर कहाँ है, झारखंड में, राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है 41 में, गदर पत्रिका का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो गदर पत्रिका का प्रथम अंक जो है किस भाषा में, तो ये उर्दू में प्रकाशित हुआ था। निम्न में से कौन सा दून घाटी के पश्चिम में स्थित है, तो कौन सा दून घाटी के पश्चिम में स्थित है, तो ये है पिजोरी दून, कौन सा, पिजोरी दून यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43, इसमें क्या 43 में पुस्तक है और उसके लेखक का मिलान करना है। गीता रहस्य के लेखक कौन है, तो वो है बाल गंगाधर तिलक, है ना, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है ये गीता रहस्य, है ना। तो 1 का 2 होगा, 1 का 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ चुका है। बाकी चीज़ नहीं भी जानते कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका आ गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं जानकारी के लिए, गीतांजलि आपको मालूम रविन्द्रनाथ टैगोर के, क्योंकि गीतांजलि के लिए इनको क्या नोबेल पुरस्कार, एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि उपन्यास के लिए ही मिला था। आनंद मठ के लेखक मालूम है बंकिम चंद्र चटर्जी, हिंद स्वराज के गांधी जी, है ना, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर आ चुका है पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए इसने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की 1919 में, ये बात सही है। इन्होंने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका स्थापित की, ये बात भी
यहाँ पर क्या है, सही है। फिर बात करेंगे, इन्होंने पहली बार पृथक निर्वाचन को समाप्त किया, ये गलत है, यही आंसर हो जाएगा। इनमें राज्य सचिव के अधिकार में कमी की गई, ये वाला सही है। नेक्स्ट क्या, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो लोकसभा हटाने के क्या, उन्हें लोकसभा के सदस्यों के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के प्रस्ताव से हटाया जा सकता है, ये बात सही है। हटाने के प्रस्ताव से 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है, ये बात भी सही है। इस दौरान उपाध्यक्ष कार्यभार संभालेंगे, ये भी सही है। उपयुक्त तो सभी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, अच्छा लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है मालूम? ओम बिड़ला है ना, याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सही है, ये पूछा है। कितने कथन? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP वो आपको किस में मिलेगा? भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में है, ये वाला सही है। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया DPSP, ये भी सही है। ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं, ये भी सही है। इन्हें गांधीवादी, समाजवादी और उदार बौद्धिक 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, ये भी सही है। सभी कथन सही, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? तो समास विग्रह कौन सा सही नहीं पूछा? घुड़सवार, घोड़े पर सवार, ये सही है। बैलगाड़ी यानी कि बैलों की गाड़ी, ये वैसे सही है। हवन सामग्री यानी हवन की सामग्री, गलत है। हवन सामग्री मतलब होता है हवन के लिए सामग्री, है ना, तो ये वाला सही जो है समास विग्रह नहीं है। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, ये वाला सही है। नेक्स्ट क्या है, रमा कल दिल्ली जाएगी, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो रमा कल दिल्ली जाएगी, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? सामान्य भविष्य काल हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, अत्याचार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग यानी कि पहले आने वाला है ना, प्रत्यय मतलब पीछे आने वाला। तो अत्याचार शब्द में कौन सा हुआ है? तो अति हुआ है ना, अति करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प का कौन सा है? तो असंगत विकल्प कौन सा, ये बताना है। जैसे कि जो कभी ना मरे, तो वो अमर कहते हैं, इसको ये बात सही है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो तो उसे नास्तिक नहीं बल्कि आस्तिक कहा जाता है। जो विश्वास रखता हो वो आस्तिक, जो विश्वास नहीं रखता उसे नास्तिक बोलते हैं ना, तो ये वाला गलत मिलान है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, ये सही है। जिसका कोई शत्रु ना हो, आजाद शत्रु बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में URL का फुल फॉर्म पूछा है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, ये क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। कंप्यूटर से भी 1 या 2 प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्या? रिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ पर आपसे पूछे USB, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है ना, इसका फुल फॉर्म क्या था? यूनिवर्सल सीरियल बस होगा, है ना, USB का। यहीं पर पूछा जाता है लेन का, तो लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। वेन का पूछे तो वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा, है ना। मेन का पूछे तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर आपसे पूछा जाता है क्या? USB का फुल फॉर्म, जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, नहीं वो CPU है ना, USB का तो बता दिए, यूनिवर्सल सीरियल बस। CPU का पूछा जाता है, जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है, ये सब याद रखना है। रैम का पूछे तो क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है? तो ये जॉन मैकार्थी। किसे माना जाता है? जॉन मैकार्थी को माना जाता है ना। रेलवे NTPC CBT 1 में पूछा गया प्रश्न है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द सबसे पहले किसने गढ़ा था? तो ये जॉन मैकार्थी आंसर होगा। कब गढ़ा था? 1955 में गढ़ा था, हालांकि औपचारिक रूप से इसकी घोषणा 1956 में हुई थी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए 2 कथन और कारण, इसमें आंसर बताना है आपको। तो पहला क्या है, देखिए, सॉलिड स्टेट ड्राइव हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में डेटा ट्रांसफ़र में अधिक तेज होता है, ये बात सही है ना। सॉलिड स्टेट ड्राइव जो होता है हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में डेटा ट्रांसफ़र में अधिक तेज होता है। SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव में कोई घूमने वाले भौतिक भाग नहीं होते हैं और ये डेटा स्टोर करने के लिए फ्लैश मेमोरी का उपयोग करते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है और सही व्याख्या भी, स्पष्टीकरण भी है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सुमेलित करना है इसको ना। कंप्यूटर का पीढ़ी है और क्या क्या इसमें प्रयुक्त तकनीक कौन कौन सा यूज हुआ था, ये पूछा। जैसे कि पहली पीढ़ी में कंप्यूटर का जो प्रथम पीढ़ी है, इसमें किसका यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था ना, 1 का 4। अब 1 का 4 कहाँ पर है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है ना। वैक्यूम ट्यूब का हुआ था इस्तेमाल। दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ था? तो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ था ना। पूछा जाता है कई बार, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें कि ट्रांजिस्टर का निर्माण जो है किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? दूसरी पीढ़ी में हुआ था ना। तो B का 3 होगा। अब B का 3 कहाँ पर है? A में दिया हुआ है ना।
तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर आगे मिलाइए, तीसरी पीढ़ी में क्या, तो आईसी का, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ था, ठीक है। और चतुर्थ पीढ़ी में किसका इस्तेमाल हुआ है, तो माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ है चतुर्थ पीढ़ी में, ठीक है। वर्तमान में कौन सी चल रही है, अभी पाँचवीं पीढ़ी। पाँचवीं पीढ़ी में किसका इस्तेमाल हुआ है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एआई का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसरो के प्रसिद्ध प्रक्षेपण यान पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है, तो ये क्या होता है, पोलर सैटेलाइट। क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है ना। यहीं पर पूछ लिया जाता है आपसे कि जीएसएलवी का क्या होता है, तो जियो सिंक्रोनस, है ना, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। इसरो का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होगा। इसरो की स्थापना कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 की बात है ना, ये इसरो का स्थापना हुआ था। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। करेंट अफेयर में याद रखना है, इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वी नारायणन है। कौन है, वी नारायणन है, ठीक है। नेक्स्ट है, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है, ओजोन परत की मोटाई मापने क्या है, डोब्सन इकाई। क्या है, डोब्सन इकाई, है ना। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे, ओजोन परत संरक्षण से है ना। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है ना। नेक्स्ट क्या है, 6 मई 2026 को भारतीय रेलवे ने किस नई सुरक्षा प्रणाली के 100% कार्यान्वयन का लक्ष्य घोषित किया है, तो भारतीय रेलवे ने किस नई सुरक्षा प्रणाली के 100% कार्यान्वयन को लक्ष्य घोषित किया है, तो ये बात है कवच, है ना। कवच यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि किन दो भारतीय संरक्षणवादियों को व्हिटली पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है, दो भारतीय संरक्षणवादियों को व्हिटली पुरस्कार 2026, तो कौन है ये, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। ये क्या है, बरखा सुब्बा और प्रवीण शेख, है ना। बरखा सुब्बा और प्रवीण शेख को दिया गया। ऑप्शन बी सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को नल से जल की सुरक्षा सुनिश्चित करने का संशोधित लक्ष्य वर्ष क्या है, संशोधित लक्ष्य वर्ष क्या है, तो ये 2028 से, क्या है, 2028 करेक्ट आंसर है, ठीक है। 2028 ऑप्शन नंबर सी में सही है। भारत का अगर पूछे, भारत जो है मलेरिया मुक्त राष्ट्र होने का लक्ष्य कब तक है मालूम, 2030 तक है, ठीक है। और भारत का खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य कब तक है, 2035 तक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, कुछ आंकड़ों के 15 प्रक्षेपण का योग इतना है, यदि आंकड़ों का माध्य इतना है तो x का मान क्या होगा। आंकड़ों का माध्य क्या होता है कि कुल योग और बटा में कुल कितनी संख्या है, जैसे 15 संख्या है तो बटा में ये दे देंगे, ठीक है। तो देखिए आंकड़ों का माध्य क्या हो जाएगा, कुल योग, यानी कुल योग कितना है, 434 प्लस x। इसका माध्य क्या हो जाएगा, बटा में 15 प्रक्षेपण है, यानी कि 15 हो जाएगा। भाई इसका दिया है कितना, यदि आंकड़ों का माध्य कितना दिया, x दिया है, x को कैलकुलेट कर दीजिए, x का मान निकल जाएगा। ये 15x इधर 15 से गुना कर देंगे 15x, ये x घटा देंगे 14x, तो 14x और ये इसको काट दीजिए 14 से, है ना। तो 14 42, 14 कहीं 14, 31 आ रहा है ना, यही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 61, 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, तो कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, तो इसको गुना करिएगा ना ऐसे, 1 गुना 2 गुना 4 दूना 8, है ना, क्योंकि वर्ग होगा ना पूर्ण वर्ग, 2 से जरूर गुना होगा, है ना, तो इसलिए 2 से गुना करते जा रहे हैं। फिर 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, ये सब क्या इसका गुणनखंड है। फिर है ना 256, है ना, इसका गुणनखंड है ये सब का। तो देखिए पहला एक भी है क्या, एक वर्ग है ना, पूर्ण वर्ग है, तो ये वर्ग कौन कौन सा चूज कर लीजिए, एक ये हो गया, फिर यहाँ पर ये वर्ग है, ये 16 वर्ग है, फिर 64 वर्ग है और 256 वर्ग है। कितना हुआ, 1 2 3 4 5, है ना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 5 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 62, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देश है और मुद्रा है। जापान की मुद्रा का नाम क्या मालूम, येन, है ना। जापान की मुद्रा येन है। 1 का 4, 1 का 4 देखिए कहाँ पर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही है ना। आंसर आपका आ गया। इस तरह आगे आपको बढ़ जाना है, लेकिन यहाँ पर मिला लेते हैं जानकारी के लिए। चीन की मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा, युआन या तो रेनमिनबी, ठीक है। रूस का हो जाएगा रूबल, और क्या हो जाएगा, दक्षिण कोरिया का वान। नेक्स्ट क्या है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है WTO के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। WTO की स्थापना 1994 में हुआ था, गलत है, ये 1995 में इसकी स्थापना हुआ था। यह गेट का उत्तराधिकारी, ये बात सही है ना, पहले इसका नाम क्या था, गेट था, है ना। WTO का पहले नाम था गेट। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, ये गलत है ना। WTO का मुख्यालय कहाँ, जेनेवा में ना। WTO WHO ILO, है ना, विश्व बौद्धिक संपदा, विश्व मौसम विज्ञान, रेड क्रॉस, ये सब का मुख्यालय कहाँ, जेनेवा है। तो न्यूयॉर्क ये लिखा, ये गलत हो जाएगा, है ना, ये गलत हो गया। यह भारत WTO का संस्थापक सदस्य नहीं है, ये गलत है, संस्थापक सदस्य है ना, केवल ये वाला ही सही है।
पूछा क्या आपसे, कितने कथन सही थे, केवल एक ही कथन सही है, 2 वाला, तो केवल एक हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना, 63 का डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 64, बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह बिल्कुल सही है। नील की खेती करने वाले किसानों के लिए था, ये भी सही है। तिनकठिया प्रथा को समाप्त किया गया, ये भी सही है। इसमें राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को आमंत्रित नहीं किया था, ये गलत है। राजकुमार शुक्ला ने ही गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था, है ना। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्यों पूछा कौन सा कथन सही नहीं, तो ये वाला सही नहीं है ना। अच्छा, कमेंट करके बताइएगा, कई बार आपको बताएं कि चंपारण आंदोलन के समय गांधी जी की जान किसने बचाई थी, है ना। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुप्त साम्राज्य के शासन काल के दौरान सैन्य भंडार की देखभाल के लिए उत्तरदायी अधिकारी को क्या कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य के शासन काल के दौरान सैन्य भंडार की देखभाल के लिए उत्तरदायी अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो इसे रण भंडारिका कहा जाता था, रण भंडारिका कहा जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिंदु है। सबसे पूर्वी, है ना, ये अपना भारत हो गया। तो सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में कीबीथू, क्या है, कीबीथू। सबसे पश्चिम पूछे तो ये गुजरात में है गुहार मोती, क्या है, गुहार मोती, ठीक है। सबसे उत्तर वाला पूछे तो इंदिरा कोल है, क्या है, उत्तरी बिंदु पूछे जम्मू कश्मीर में इंदिरा कोल है ना। और इधर ये हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इधर आ जाएगा। सबसे दक्षिण वाला पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट होगा, क्या होगा, इंदिरा पॉइंट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, 73वें संविधान संशोधन 1992 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम सभा के सदस्यों के मीटिंग एक वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए। कम से कम कितनी बार होनी चाहिए, कम से कम 2 बार, है ना। एक वर्ष में कम से कम 2 बार ये मीटिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है, विधि के प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने के लिए राष्ट्रपति के शक्ति के अंतर्गत उल्लिखित है। तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार जो है ये किसमें, 143 में है ना, अनुच्छेद 143 में है ना। अध्यादेश जारी करता है किसमें बताए थे ना, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति के बारे में सभी अनुच्छेद बताए थे आपको। नेक्स्ट क्या, 502 ईस्वी में मैत्रक वंश का सबसे पहला भूमि अनुदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था, है ना। मैत्रक वंश को सबसे पहला भूमि अनुदान किसके द्वारा दिया गया था, द्रोण सिंह के द्वारा, है ना। द्रोण सिंह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विदेशी मामलों में भारतीय राष्ट्रपति की भूमिका का सटीक वर्णन करता है। कौन सा कथन विदेशी मामलों में भारतीय राष्ट्रपति की भूमिका का सटीक वर्णन करता है, तो यह है राष्ट्रपति राजदूतों की नियुक्ति करता है और अपने नाम से राजनयिक कार्य संचालित करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 71, इसमें क्या, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद राजवंश को उखाड़ फेंका था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक गुरु कौन थे, चाणक्य, है ना। इसको कौटिल्य बोलते हैं, तो कौटिल्य या चाणक्य विष्णुगुप्त बोलते हैं ना। तो इसी की सहायता से नंद वंश के अंतिम राजा था धनानंद, है ना। धनानंद को पराजित करके इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया था, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। मौर्य वंश का संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र था कौन, तो वो था बिंदुसार, है ना। यहाँ देखिए बिंबिसार भी लिखा है, यहाँ बिंदुसार भी, कन्फ्यूजन ना हो, ध्यान रखना है। बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश का संस्थापक है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है ये बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र था अशोक, है ना। तो ये सब किसका है, मौर्य वंश का शासक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आंसर क्या आया था आपका, चाणक्य, है ना। बिंबिसार बता दिए हर्यक वंश का, बिंदुसार बता दिए अशोक का पिताजी है ये। मेगास्थनीज कौन था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, है ना। मेगास्थनीज जो कि इंडिका, है ना, पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट है, चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, है ना, वॉइस बदलना है। दे आर टू बिल्ड ए न्यू ब्रिज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दे आर लिखा क्या, दे आर टू बिल्ड ए न्यू ब्रिज, है ना। तो जो सब ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ए न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ड बाय देम, ये वाला नहीं होगा क्योंकि बीइंग है ना, लगता है पर इम्परफेक्ट टेंस रहता है ना, V4 रहता है तब बीइंग लगता है ना। तो ए न्यू ब्रिज इज टू बी बिल्ड बाय देम, ऑप्शन डी यहाँ वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द एलिजेंटली ड्रेस्ड वोमेन वॉक्ड इनटू द मेन हॉल इन द एबव सेंटेंस, ऊपर दिए गए सेंटेंस में आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, आइडेंटिफाई करना कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। वर्ड क्या, एलिजेंटली, एलिजेंटली कौन सा वर्ड है ये, पार्ट ऑफ स्पीच, तो ये हो जाएगा एडवर्ब, क्या है ये, एडवर्ब यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक विथ सूटेबल प्रीपोजिशन, है ना। सही प्रीपोजिशन क्या होगा, द कैट क्विकली जंप्ड
ऑन टू द टेबल टू कैच द माउस। ऑन टू द टेबल होगा, ऑन टू ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, यानी कि एकोमोडेट जो है ना वो निवास स्थान होता है। एकोमोडेट चारों में लिखा है, लेकिन कौन वाला सही है? ACCOMMO होता है ना, ऑप्शन ए वाला सही है। एकोमोडेट ये ना ये वाला सही है, ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट के ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो सर्वाधिक उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड है ना, CO2, ऑप्शन नंबर डी सही है। आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड से कई प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार रिपीट भी होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वायुमंडल में कितना प्रतिशत होता है? 0.03% होता है ना। और शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। आग बुझाने के लिए सबसे उपयुक्त गैस कौन सा है? वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है ना। और चूने के पत्थर को दूधिया कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही कर देता है ना। तो ये सब ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पर्यावरण समझौतों को उनके मुख्य उद्देश्य के साथ सुमेलित करना है। जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध बताए थे क्या? तो वो है ओजोन परत संरक्षण से ना, 1 का 2। अब देखिए 1 का 2 कहाँ पर है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, क्योटो प्रोटोकॉल है ना, उससे आसान आपका रामसर साइट है ना, रामसर जो कि आर्द्रभूमि स्थल से C का 1। आप C का 1 देखिए कहाँ पर, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, आंसर आ गया आपका है ना। फिर आपको मिला लीजिए क्या? क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल हो जाएगा आपका ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। फिर बेसल सम्मेलन जो है ये है खतरनाक कचरे का सीमा पार स्थानांतरण रोकने के लिए बेसल सम्मेलन हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वस्थ मानव शरीर में रक्त यानी कि ब्लड का पीएच मान जो है वो कितना होता है? तो पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है ना। क्षारीय होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है ना, 78 का बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। मानव रक्त है ना, मालूम है ना, ब्लड जो होता है इसमें क्या होता है? 55% जो होता है ये होता है प्लाज्मा है ना, 55% प्लाज्मा होता है। और बाकी जो 45% होता है इसमें होता है RBC, फिर होता है WBC और प्लेटलेट्स होता है ना। आप उससे अगर पूछे रक्त का निर्माण कहाँ होता है तो आंसर क्या लगाना? अस्थि मज्जा है ना, अस्थि मज्जा में होता है। RBC का निर्माण पूछे वो भी आंसर लगाना अस्थि मज्जा। WBC का निर्माण पूछे अस्थि मज्जा। प्लेटलेट्स का निर्माण पूछे तो वो भी आंसर क्या लगाना है? अस्थि मज्जा लगाना है, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। ब्लैक बंगाल और बर्बरी मुख्य रूप से किस पशु की नस्लें हैं जो वाणिज्यिक पालन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है किसका? बकरी का है ना। ब्लैक बंगाल और बर्बरी जो है बकरी के नस्ल है। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन की खोज किया था चैडविक है ना, न्यू चड्डी है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने किया था। अगर पूछे इलेक्ट्रॉन का तो इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा J.J. थॉमसन। नाभिक की खोज रदरफोर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 81, इसमें क्या? धात्विक लक्षण या गुण का सही आरोही क्रम बताएं। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में, धात्विक लक्षण या तो गुण। तो इसमें होगा जर्मेनियम, इससे ज़्यादा होगा गैलियम, इससे ज़्यादा स्कैंडियम, उसके ज़्यादा कैल्शियम होगा ना। जर्मेनियम की परमाणु संख्या मालूम है? जर्मेनियम की परमाणु संख्या 32 है, गैलियम का कितना? 31 है, स्कैंडियम का है 21 और कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दी गई रासायनिक अभिक्रिया में कैथोड के पास कौन सा उत्पाद बनता है? तो कैथोड के पास कौन सा उत्पाद बनता है? तो इसका आंसर होगा NaH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH और हाइड्रोजन है ना, H2। नेक्स्ट क्या है? 5 मई 2026 को नीति आयोग द्वारा जारी स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो ये कौन सा? कर्नाटक है ना। 2026 में कौन है? कर्नाटक पहले स्थान पर है। कौन सा? स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। नेक्स्ट है 5 मई 2026 को भारत सरकार द्वारा कांगड़ा चाय को विशेष निर्यात हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। ये किस राज्य से संबंधित है? कांगड़ा चाय ये किस राज्य से है? तो ये है हिमाचल प्रदेश से ना, हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर है। हालांकि चाय का सर्वाधिक अगर उत्पादक पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा? चाय का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है असम में है ना। दार्जिलिंग की चाय कहाँ का है? तो वो पश्चिम बंगाल का है, जो कि पहला GI टैग दिया गया था भारत में। नेक्स्ट है 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की? कहाँ का बात है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु में कौन है? तो ये TVK है, जो कि तमिलगा पैतृक कड़गम है,
और अभी मुख्यमंत्री सीएम कौन बना है, तो उसका नाम क्या है, तो जोसेफ विजय है ना, जिसको बोलते हैं विजय थलापति बोलते हैं ना, तो वो जो नए मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक समूह की 5 सबसे छोटी संख्याओं का औसत 15 है, जबकि समूह के सभी 13 संख्याओं का औसत 17 है। सबसे बड़ी 8 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए टोटल इसमें है कितना, सभी बोला, समूह के सभी है 13 है ना, पहले 5 जो है दे दिया है 15, तो 5 8 13 होता है, यानी कि ये 5 वाला 5 का जो है औसत जो है इसमें टोटल में से घटा देंगे तो ये 8 का आ जाएगा है ना, तो इसको से घटा दीजिए तो टोटल कितना है 13 गुना 17 का जो है 63 91, बाकी 9 13 का 13 और 9 कितना हो जाएगा 13 9 3 12 होता है ना 22 होगा, 13 9 22 221। आइए 15 25 75 घटाइए इसमें, ठीक है 75 घटा देंगे तो ये टोटल 8 का आएगा है ना। तो 10 1 11 में से 5 गया 6 और 10 1 11 में 7 गया 4 और 1 है ना, 146 आया टोटल, ठीक है। तो 8 संख्याओं का जो है टोटल योग आया 146। पूछा 8 संख्या का औसत क्या था, 8 से इसमें भागा दे दीजिए तो 8 एक कहीं है 8 और 6 14 होता है, 8 8 64, 18 वाला आ रहा है 2 जगह है ना, 3 जगह है, तो फिर आगे बढ़िए 8 8 64 बाकी 2 बचेगा, 8 दूनी 16 और फिर 8 पंचे 40, 18.25 ये वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्या है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय मतलब जिसका वर्गमूल या तो घनमूल नहीं होता है ना, जैसे ये तो घनमूल है इसका 4 का है ना, 3 किया हुआ तो यानी 4 होगा, इसका 8 हो जाएगा वर्गमूल, इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका नहीं होगा है ना, ये वाला अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(4) के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो केंद्रीय मंत्रियों को कौन दिलाएगा, भारत का राष्ट्रपति है ना। नेक्स्ट क्या है, शिलांग का पठार कई भागों में विभाजित है, निम्नलिखित में से कौन सा इसका भाग नहीं है। तो इसका भाग कौन सा नहीं, मैकाल पर्वत जो है ये नहीं, शिलांग का पठार में मिकिर है, गारो खासी ये सब है। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर का शासक बना था। तो टीपू सुल्तान ये बना था 1782 में बना था ना। टीपू सुल्तान के चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में इनकी 1799 में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश कंपनी सेना का कमांडर कौन था। तो ब्रिटिश की तरफ से नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने किया था ना, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। ये बक्सर के युद्ध में 1764 की बात है ना। यहीं पर 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें नेतृत्व किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था ना। ब्रिटिश कंपनी का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मुंडा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। मुंडा आंदोलन ये शुरू हुआ था 1895 में। कब, 1895 में। मुंडा विद्रोह कहाँ, झारखंड में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था, बिरसा मुंडा ने किया था। बिरसा मुंडा का गुरु का नाम पूछा जाता है आनंद पांडे। भू राजस्व संग्रह की महालवाड़ी बंदोबस्त को निम्नांकित में से किसके द्वारा 19वीं सदी के पूर्वार्ध में प्रस्तुत किया गया था। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी आता है तो आपको चारों हम बताते हैं क्या क्या। मालवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन है ना, और रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन है, स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, और अस्थायी बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है। ये चारों आपको हम बताते हैं, हमेशा याद भी रहेगा आपको। इस चैनल पर जो होंगे लगातार उसको याद भी होगा। ये महालवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी, लो से रेट करना है, महालवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी, महालवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी आंसर होगा, ठीक है। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक पूछे थॉमस मुनरो, रैयतवाड़ी का थॉमस मुनरो। स्थानीय स्वशासन का रिपन है, जबकि अस्थायी बंदोबस्त 42, अस्थायी बंदोबस्त पूछेगा 42, स्थानीय स्वशासन तो लॉर्ड रिपन है, कौन है वो, रिपन है ना। ये सभी याद रखना है, फिर समझिए। स्थानीय स्वशासन रिपन, अस्थायी बंदोबस्त 42 कॉर्नवालिस है ना, और महालवाड़ी लो से रिलेटेड करेंगे यहाँ पर हॉल्ट मैकेंजी, महालवाड़ी व्यवस्था बंदोबस्त का जनक हॉल्ट मैकेंजी, और रैयतवाड़ी का है थॉमस मुनरो है ना। कॉर्नवालिस से याद रखना आपको, भारतीय पुलिस सेवा का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है, भारत में सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है, अस्थायी बंदोबस्त का जनक वालिस को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 94, ब्रह्मा सभा के संस्थापक कौन थे। तो ये थे राजा राम मोहन राय है ना। ब्राह्मण समाज के संस्थापक पूछे ब्रह्मा सभा का राजा राम मोहन राय। इनकी एक पुस्तक याद रखना संवाद कौमुदी है ना, संवाद कौमुदी के पूछेगा लेखक कौन है, तो ये राजा राम मोहन राय है। नेक्स्ट है कि सरकार की राजकोषीय नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य अधिकतम रोजगार सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जल निकाय में सामान्यतः सबसे अधिक लवणता यानी कि घुलनशील लवण होती है। तो महासागर में सबसे अधिक लवणता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 97 कि वह अंतिम मौर्य राजा, मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछ रहा है।
जिसकी हत्या उसके प्रधान सेनापति ने की थी, जिसके परिणाम स्वरूप शुंग वंश की स्थापना हुई थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। कौन था? बृहदर्थ करेक्ट आंसर है ना। और पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। चंद्रगुप्त मौर्य गुरु कौन थे? कौटिल्य था, है ना। तो ये सब ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्या? पुट ऑफ आइडम मीन्स क्या होता है ना। पुट ऑफ का मतलब क्या हो गया? तो पुट ऑफ का मतलब होता है टू पोस्टपोन, है ना, स्थगित करना। नेक्स्ट है विच प्रीफिक्स इज यूज्ड इन द गिवन वर्ड रिलेवेंट, है ना। तो रिलेवेंट में किस प्रीफिक्स का यूज किया जा सकता है, किया गया है, ये पूछा आपसे। तो इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका आई आर, है ना। इरिलेवेंट, है ना, इरिलेवेंट, यहाँ पर आई आर सही है। नेक्स्ट क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन बिफोर द डॉक्टर डैश द पेशेंट डैश, यानी डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो मर चुका था इसमें लगेगा हेड वाला, है ना। आने से पहले इसमें V2 लगेगा, है ना, मतलब कि पास्ट इंडिफिनिट, इसमें पास्ट परफेक्ट लगेगा। यानी आंसर क्या होगा यहाँ पर कि द बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, है ना, पहुँचने से पहले हेड डाइड, है ना, द पेशेंट हेड डाइड, है ना। ऑप्शन नंबर डी वाला सही है, ठीक है। चलिए, इस तरह से दोस्तों आपका ये बिहार पुलिस न्यू भर्ती जो कि 22,000 प्लस पोस्ट आने वाला है, उसके लिए प्लेटफॉर्म का न्यू प्रैक्टिस सेट का ये प्रैक्टिस सेट 6 होता है समाप्त, है ना। पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, कई लोग सही आंसर भी लगाए थे कि पिछले वीडियो में था क्या? थल सेना का अध्यक्ष कौन है? भाई नए बने हैं तो धीरज सेठ, है ना, याद रखना है। थल सेना अध्यक्ष कौन बने? धीरज सेठ, है ना। हर वीडियो में आपको लास्ट में करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछेंगे, करंट अफेयर आपका स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, है ना। धीरज सेठ, है ना। और आज का क्वेश्चन है जो कि नया फिर बने हैं, वो करंट अफेयर का ये कि वर्तमान में भारत का CDS कौन है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी कौन है। तो नए बने हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। किसका करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग है ये पता चलेगा, तो कमेंट में आप लोग बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।